हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की जो ग्राम समाज की सीरीज़ है वो हमारे द्वारा चलाई जा रही है। तो उसकी जो पहला पार्ट था वो हमने करा दिया है, और जो उसकी सीरीज़ की आज सेकंड क्लास आज होने वाली, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन ग्राम समाज के कराएंगे। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ये यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये जो हमारी सीरीज़ है वो पूरी की पूरी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है वहाँ से चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल के लिए। इसमें जो 15 सेट दिए गए हैं वहाँ से हम 25 क्वेश्चन यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज के निकाल कर करा रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेट नंबर 2 के पास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। क्वेश्चन है हमारा, एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। इसमें हमारे एक तरफ देश दिए गए हैं और उनकी अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2022 के लिए दी गई है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.5% है, और जो इसमें दक्षिण एशिया की है वो 7% है, चीन की जो हमारी है वो 5.5% है, और जो हमारा पूर्व एशिया उसकी 5.1% है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो यूपी लेखपाल में जो है वो रेवोल्यूशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें जो रजत क्रांति है वो हमारी अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्रांतियाँ हैं, रिवॉल्यूशंस हैं, जो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि हमारी एक हरित क्रांति है। तो जो हरित क्रांति है वो हमारी फसल उत्पादन से संबंधित है। इसमें मुख्यतः जो फसलें हैं, हरित क्रांति, यहाँ दोबारा लिखते हैं, हरित क्रांति जो मुख्यतः फसल उत्पादन से संबंधित है। इसमें गेहूँ और धान आ जाते हैं। एक हमारी होती है श्वेत क्रांति, जिसे आप लोग जानते ही होंगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक हो जाती है हमारी नीली क्रांति। नीली क्रांति जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित। एक हमारी इसमें होती है हमारी इसमें लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है वो हमारी होती है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित। मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित। और हमारी होती है एक स्वर्ण क्रांति भी होती है। स्वर्ण क्रांति जो है वो होती है हमारी बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित। तो ये कुछ क्रांतियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इन्हें ध्यान दे लें थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, एनएसएसओ रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1%। जो एनएसएसओ रिपोर्ट आई थी 2015 में, उसके अनुसार 1% परिवार जो है जिनके घर में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। एनएसएसओ की जो हमारी फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है नेशनल सैंपल सर्वे
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य जो है वो हमारे देश में जो भी इम्पोर्टेंट आंकड़े आते हैं उनको एकत्रित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एलुवियल मृदा, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है उसको हम इन 3 नामों से भी जानते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा बेसिकली हम उस मृदा को कहते हैं जिस पर क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 90%। जो कि ये जो आंकड़े हैं वो हमारे मई 2020 में लिए गए थे। तो मई 2020 में लिए आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है 90% घरों में बिजली आसानी से उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट जो है वो हमारे लवक होते हैं, और लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है वर्णी लवक, दूसरा हो जाता है अवर्णी लवक, और तीसरा हमारा हो जाता है हरित लवक। तो लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और जो टमाटर है उसमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन टमाटर जब पकता है तो हरित लवक जो है वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि टमाटर लाल रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 32 रुपये प्रतिदिन के आय पर। ये जो है वर्ष 2014 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम रंगराजन समिति कहते हैं। तो रंगराजन समिति की सिफारिश पर या इसके सुझाव पर जो है ये 32 रुपये प्रतिदिन की आय पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। इसके अनुसार अगर ग्रामीण भारत में कोई व्यक्ति 32 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, और शहर में ये जो मानक है वो हमारा 47 रुपये प्रति व्यक्ति पर सेट है। यानी कि 47 रुपये से कोई व्यक्ति कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है शहर में। किसमें? शहर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होता है दैनिक आवृत्ति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो मिड डे मील स्कीम है हमारी, इसका जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है पंचायत समिति। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 बेड होने चाहिए। 10 लाख की जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कितने होने चाहिए? 300 हमारे बेड होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ये योजना जो है वो सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1988-89 में शुरू की गई थी, और ये
बिजली से संबंधित सरकार द्वारा प्रथम योजना थी। इसके बाद फिर सरकार ने AREP करके एक योजना शुरू की गई थी, ये 2002 में की गई थी, ये भी बिजली से संबंधित थी। और फिर इन दोनों योजनाओं को मिलाकर वर्ष 2005 में सरकार द्वारा राजीव गांधी 2005 में की गई थी। राजीव गांधी ही की थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये की गई थी फिर 2005 में इन दोनों योजनाओं को ऐड करके। फिर इन दोनों योजनाओं के बाद इस राजीव गांधी योजना का भी नाम चेंज कर दिया गया था। इसका कर दिया गया अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये हमारी जो है वो 2015 में शुरू कर दी गई सरकार द्वारा, इसका राजीव गांधी ग्राम विद्युत योजना का नाम चेंज करके। तो ये योजना अभी वर्तमान में भारत में विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन बी है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन सी है केवल जिला स्तर पर गठन प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन करती थी। और ये जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति है ये 1957 में सरकार द्वारा गठित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 243 जी। आप चलिए नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन दिए गए हमारे स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, 72वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन 4 है पद सोपानिक संरचना की। नीचे हमारे कूट करके इसमें दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, अर्थात स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? जनरली भारत में जो पंचायतें हैं हमारी, उनको सज़ा और बंदी बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत में एकमात्र ऐसा बिहार राज्य है यहाँ पर पंचायतों को जो है वो बंदी बनाने और कैद करने यानी कि सज़ा देने की शक्ति भी प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है हमारा योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कैबिनेट मंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? कैबिनेट मंत्री, यानी कि जो कैबिनेट योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। और हमारा जो योजना आयोग है इसका गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, जो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी वो क्या थी? योजना अवकाश से मतलब ये है कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई थी तो उनका जो बीच में वो रोक दी गई थी आर्थिक कारणों से, तो वो अवकाश की अवधि पूछी गई है। तो वो थी हमारी 1966 से 1969 तक। जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हमारी शुरू की गई थी 1951 में, और ये 1956 तक चली थी, यानी कि 1951 से 56 तक ये हमारी चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है,
घट रहा है, स्थिर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट रहा है। भारत में जो कृषि का योगदान है वो कैसा है, वो अब घट रहा है। जीडीपी में, जो अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है, क्योंकि भारत में जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1950-51 में जो कृषि का योगदान था अर्थव्यवस्था में वो था 58%। फिर जब 2000 में जब ये आंकड़े लिए गए तब कृषि का जो योगदान था वो मात्र 24% रह गया। और अभी रिसेंटली जो 2020-21 में जो आंकड़े लिए गए हैं उसके अनुसार जो भारत में कृषि का योगदान रह गया अर्थव्यवस्था में वो लगभग 20% है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है वो घट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेफेड संबंधित है। नेफेड एक संस्था हो जाती है, तो इसका संबंध हमारा कृषि उत्पादकों के विपणन से है। नेफेड की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। और नेफेड का जो गठन है वो किया गया था 2 अक्टूबर 1958 में। इसका गठन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1958 में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति आपको पता ही होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके श्वेत क्रांति के जो जनक थे हमारे कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इसमें गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 95 का क्या हो जाता है हमारा, गुजरात। 96 है हमारा भारत सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष। जो सर्व शिक्षा अभियान है जो शुरू किया गया था हमारा वर्ष 2000 और 2001 के समय में, तो इसका जो उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ऑप्शन बी पक्की सड़क बनाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो हमारी 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी भी गांव में या बस्ती में 500 या अधिक व्यक्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ना था। तो इसका ये उद्देश्य होता है। और उसमें जो केंद्र राज्य सरकार का जो व्यय होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, उसका जो रेशो है वो 60-40 है। ये याद होना चाहिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा गया 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, और तो इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है श्रीमन नारायण अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 हमारा दिया गया है, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। ऑप्शन है सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार,
या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। जो समाजवादी पेंशन योजना है वो हमारी 28 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी। ये समाजवादी पेंशन योजना हमारी 28 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी। जो हमारी समाजवादी पेंशन योजना है वो हमारी 28 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी। और इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इसमें 100 नंबर से दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। तो ऑप्शन दिया हमारा गंगा एक्सप्रेस वे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। तो इसका जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा एक्सप्रेस वे। ये जो है ये पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है और बाकी ये जो 3 स्कीम है वो हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। तो ये रहा हमारा टोटल 25 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।